हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 10 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 10 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है सत्यमान सारणी यानी कि ट्रुथ टेबल। अगर मैं सत्यमान की बात करूं तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई कथन सत्य होता है तो उसका सत्यमान T कहलाता है। अगर कथन असत्य होता है तो उसका सत्यमान F कहलाता है। यहां पे हम लोग एक और चीज का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कथन सत्य होता है तो उसे T या फिर 1 लिख सकते हैं उसका सत्यमान। ठीक है, अगर कथन असत्य होता है तो उसका सत्यमान जो होगा F या फिर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सत्यमान की चर्चा पहले ही कर दी थी। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कथन सत्य होता है तो उसका सत्यमान T होता है और अगर कथन कोई असत्य होता है तो उसका सत्यमान F होता है। यहां पे हम लोग सत्यमान सारणी के अंदर मिश्र कथनों के सत्यमान की जांच करने वाले हैं। मिश्र कथन जो थे उनके सत्यमान की जांच करने वाले हैं। तो हम लोग देखे थे कि मिश्र कथन बनाने के लिए हमें संयोजक की आवश्यकता होती थी और संयोजक हम लोग 4-5 प्रकार का यहां पे पढ़े थे। संयोजन पढ़े थे, ठीक है, संयोजन। दूसरा पढ़े थे वियोजन। वियोजन तीसरा हमारा था सप्रतिबंधित। सप्रतिबंध या सप्रतिबंधित भी लिख सकते हैं, सप्रतिबंध। चौथा था आपका समतुल्य। समतुल्य और पांचवा था निषेधन। निषेधन। इनको निरूपित करने के लिए हम लोग संकेत का प्रयोग जानते हैं कैसे, क्या क्या थे संकेत। तो इसके लिए था आपका कैरेट, ठीक है। वियोजन के लिए था आपका इनवर्स कैरेट। सप्रतिबंध के लिए हम लोग देखे थे वहां पर इंप्लाइज, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको भी इंप्लाइज ही कहते थे। समतुल्य के लिए देखे थे इक्विवेलेंट, इस तरह से उसका सिंबल हम लोग प्रयोग करते थे। और निषेधन के लिए देखे थे हम लोग टिल्डे, इस तरह से उसका है ना, कांग्रुएंट जैसा ही सिंबल, इसको टिल्डे या नेगेशन भी कहते हैं। अब हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं सत्यमान सारणी। तो देखिए, किसी कथन जो दिया गया होगा, वो आपका कोई अगर मिश्र कथन दिया गया हो तो उस मिश्र कथन की सत्यता उसमें उपस्थित जो घटक होंगे, घटक का मतलब समझ रहे हैं, उनके कंपोनेंट यानी कि जो कथन दिए गए होंगे। घटक आपके क्या होते हैं? एक प्रकार के कथन होते हैं जिनके संयोजन से आपका मिश्र कथन बनता है। उनके संयोजक के द्वारा इन मिश्र कथन का निर्माण होता है। तो जो घटक होंगे यानी कि वो जो कथन होंगे वह सत्य है या असत्य है, तथा वह किस प्रकार के, जो मिश्र कथन बना है वह किस प्रकार के संयोजक से बना हुआ है। ठीक है, मिश्र कथन की सत्यता उन पर निर्भर करती है। यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं कि किसी मिश्र कथन की सत्यता इस बात पर निर्भर है कि प्रत्येक सरल कथन सत्य है या असत्य है। या हम लोग सरल कथन की जगह पे लिख सकते थे उसके घटक, जो मिश्र कथन में उपस्थित जो घटक होंगे या सरल कथन होंगे उनकी हम लोग बात करें, वह सत्य है या असत्य है। एवं मिश्र कथन किस संयोजक से बना है। ठीक है, मिश्र कथन जो किस संयोजक से बना है उस पर निर्भर करता है, और साथ ही साथ उस मिश्र कथन में उपस्थित जो उसके घटक होंगे यानी कि उसमें जो सरल कथन होंगे वो सत्य है या असत्य है, उन सभी बातों पर निर्भर करता है। तो यहां पर हम लोग सत्यमान सारणी के अंदर मिश्र कथनों की सत्य असत्य होने की जांच करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें 3 चीजों पे ध्यान देना होगा। पहले ध्यान देना होगा हमें कि जो मिश्र कथन है वो कौन कौन से कथन से बना है और वो कथन सत्य है या असत्य है, ये इसकी पता होनी चाहिए। दूसरा,
और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो मिश्र कथन है वह किस प्रकार के संयोजक से बना है ना। तो ये तीन चीज यहाँ पे ध्यान देंगे। पहला देखेंगे कि जो मिश्र कथन है वह किन किन कथनों से बना है, किन किन सरल कथनों से बना है, और वो सरल कथन सत्य है या असत्य है। साथ ही साथ वो जो मिश्र कथन दिया गया है वह किस संयोजक से बना है, यह भी हमें पता होना चाहिए, और उसी के अनुसार हमें यहां पर सत्यमान सारणी बनाने वाले हैं। चलिए, तो अब हम लोग सत्यमान सारणी के लिए बात कर लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं, माना S एक मिश्र कथन है, मिश्र कथन है। S क्या है आपका? मिश्र कथन है, जिसके 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 घटक, यानी कहने का मतलब जो सरल कथन होंगे उन्हीं को ना घटक कहा जाता है ना। जो मिश्र कथन जिन सरल कथनों से बना होता है उन्हीं को उसका घटक कहते हैं, उस मिश्र कथन का घटक कहते हैं। हम लोग पहले से जानते हैं जिनके घटक P Q R मान लीजिए है, वह सारणी जो P Q R के सत्यमान तथा मिश्र कथन S के सत्यमान को दर्शाता है। सत्यमान सारणी कहलाता है। सत्यमान सारणी कहलाता है, समझे ना। यानी कि सत्यमान सारणी क्या होता है? जिसमें मिश्र कथन के सत्यमान को दर्शाया जाए और उसमें उपस्थित जितने भी उसके घटक होंगे, यानी कि सरल कथन होंगे, उन सबके भी सत्यमान को दर्शाएगा। तो वो जो सारणी बनेगी वही आपकी क्या कहलाएगी? सत्यमान सारणी कहलाएगी। हम लोग इसमें कैसे दर्शाते हैं? जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हमें जो आपके पास मिश्र कथन है उसके अंदर संयोजक जो इस्तेमाल हुआ है वह संयोजन है। हम लोग संयोजन का इस्तेमाल किए हैं, यानी और वाले का इसका इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, समझ रहे ना बात को। तो हम लोग जो संयोजक इस्तेमाल किए हैं वो संयोजन वाला इस्तेमाल किए हैं, यानी कैरेट का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, हम यहां पे इसके लिए एक चार्ट बनाकर दर्शाते हैं। देखिए, इसमें हमें क्या किया जाता है कि जितने भी कथन होंगे, जो आपका मिश्र कथन होगा, उसमें जितने भी आपके घटक दिए होंगे उनके लिए अलग से पंक्तियां बनेंगी, और जो हमें मिश्र कथन के लिए भी एक अलग से पंक्ति बनेगी। मान लीजिए हमें P तथा Q के संयोजन के लिए सत्यमान सारणी बनानी है, समझे ना बात को। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कथन P के लिए, एक कथन Q के लिए, और एक दोनों के संयोजन के लिए हम लोग यहां पे इस तरह से सारणी बना लेंगे, समझे ना बात को। तो हर एक के लिए हम लोग स्तंभ दर्शाएंगे। कहने का मतलब कि जैसे यहां दो कथन P और Q है, तो ये कथन P के लिए, ये कथन Q के लिए, ये देख रहे ना, ये जो स्तंभ है कथन P के लिए, ये कथन Q के लिए, और ये दोनों के संयोजन के लिए है। तो जितने भी उसमें कथन दिए होंगे, जो आपके पास मिश्र कथन होगा, उसमें जितने भी उसके घटक यानी सरल कथन दिए होंगे, उन सबके लिए अलग अलग हमें सत्यमान सारणी अलग अलग स्तंभ लेने होंगे उनके सत्यमान को दर्शाने के लिए, और साथ ही साथ उस मिश्र कथन को भी दर्शाने के लिए एक अलग से स्तंभ लेना होगा। तो पहले सभी सरल कथनों के लिए हम लोग स्तंभ बना देंगे, और फिर अंत में क्या करेंगे, जो आपके पास मिश्र कथन होगा उसके लिए एक स्तंभ तैयार करेंगे, समझे ना। अब मैंने आपको बताया कि किसी मिश्र कथन का सत्यमान उन सरल कथनों पर और साथ ही साथ उसके संयोजन पर भी निर्भर करता है। तो ये संयोजन का मतलब होता है, और मैंने आपको बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि अगर कथन P सत्य हो और Q सत्य हो तो उनका संयोजन, यानी कि ये जो संयोजन यहां इस्तेमाल किए हैं, ये वाला भी कथन सत्य होता है, मिश्र कथन भी सत्य हो जाएगा। और वाले कंडीशन के लिए मैं बता रहा हूं, संयोजन के लिए बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कथन P सत्य है और कथन Q भी
असत्य है, कथन P सत्य है और Q असत्य है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ रहे ना, संयोजन के लिए मैंने पहले ही बता दिया, और के लिए मैंने पहले पढ़ा दिया है, यहाँ पे बस हम लोग सारणी बनाकर देख रहे हैं। हम लोग पढ़े थे ना जी, मैंने आपको बताया था सत्यमान इनके लिए। चलिए, अगर मान लीजिए कथन P असत्य दिया हो, ठीक है, असत्य होने का मतलब उसका सत्यमान F हो गया, और Q कथन जो है सत्य दिया हो, तो जो इनका संयोजन होगा, यानी और वाला जो संयोजन की बात हो रही है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए यह आपका P कथन जो है असत्य दिया है और Q कथन भी असत्य दिया है, तो इनके संयोजन का जो सत्यमान होगा वो भी आपका असत्य ही होगा। ठीक है, चलिए समझे ना बात को। चलिए अगला हम लोग देखते हैं संयोजक, हम लोग वियोजन की बात करते हैं, और मान लेते हैं P और Q कथन दिया है, इनवर्स कैरेट Q, तो यहाँ P कथन है, Q कथन है, हम लोग यहाँ वियोजन, इसका वियोजन की ना बात कर रहे हैं, यानी कि ये इसका मतलब होता है या, हम लोग जानते हैं ना जी, P इनवर्स कैरेट Q। मान लेते हैं कि ये जो कथन P है ये सत्य है और कथन Q भी सत्य है, दोनों का सत्यमान T हुआ, तो अब इन दोनों के जो वियोजन हो रहे हैं यहाँ पर, इनसे जो मिश्र कथन प्राप्त हो रहा है वो भी आपका सत्य होगा। अगर मान लीजिए कथन P सत्य है और कथन Q असत्य है, तो हम लोग जानते हैं वियोजन में दोनों कथनों में से अगर एक भी सत्य हो जाता है तो उनका वियोजन जो होगा सत्य ही होगा। अगर यह फॉल्स है और ये ट्रू है तो इनका वियोजन क्या हो जाएगा, सत्य ही होगा। अगर यह कथन भी फॉल्स है, यह कथन भी फॉल्स है, इन दोनों का सत्यमान है तो यह भी आपका फॉल्स हो जाएगा, इनका मिश्र कथन भी, वियोजन वाला मिश्र कथन भी क्या होगा, फॉल्स होगा। चलिए अब हम लोग सप्रतिबंध दो कथनों को लेकर चलते हैं, P इंप्लाइज Q, P यहाँ पे Q और यहाँ पे ले लेते हैं P इंप्लाइज Q। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बताया था यदि तो के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कथन P ट्रू होता है, सत्य होता है, तो उसका सत्यमान T और इसका सत्यमान मान लेते हैं कि T है, दोनों कथन सत्य है, तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा, यानी कि उनका संयोजन जो होगा, संयोजक जो होगा, संयोजक वाला कथन, मिश्र कथन जो होगा, यह भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, इंप्लाइज वाले कंडीशन में, यानी सप्रतिबंध वाले कथन में। यानी यहाँ पे देखिए ये T, मान लो ये ट्रू है और ये Q कथन जो है फॉल्स है, तो इनका जो सत्यमान होगा वह आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो यह सत्य है लेकिन यह असत्य को इंगित कर रहा है, इसलिए यह असत्य हो गया। और मान लेते हैं कि यह असत्य है और यह असत्य है, तो असत्य सत्य को इंगित कर रहा है, यानी इंप्लाइज कर रहा है, दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये मान लो असत्य है, यानी कि इसका सत्यमान F हो गया, इसका भी सत्यमान F हो, यानी दोनों कथन फॉल्स हो, तो ये जो P इंप्लाइज Q होगा ये आपका सत्य हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, असत्य असत्य को इंगित करेगा तो वो ट्रू हो जाएगा, वो मिश्र कथन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यदि तो वाले कंडीशन के लिए मैंने बात की है, सप्रतिबंध वाले कंडीशन के लिए। चलिए अब इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य के लिए बात कर लेते हैं, P इक्विवेलेंट Q के लिए। P कथन है, Q कथन है, और यहां लिखेंगे P इक्विवेलेंट Q। मान लो यह सत्य है और यह भी सत्य, तो ये सत्य हो जाएगा, समझे ना। अच्छा, मान लेते हैं कि ये सत्य दिया हो, कथन P सत्य है और कथन Q जो है असत्य है, तो इन यहाँ पे ये इसको इंगित करता है, ये इसको भी इंगित करता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। अगर ये मान लो F हो और ये ट्रू हो, इनका सत्यमान ट्रू हो, तो ये देखिए अगर फॉल्स ट्रू को इंगित कर रहा है तब तो सत्य हो जाएगा, लेकिन जब ट्रू फॉल्स को इंगित करेगा, ये एक दूसरे को इंगित कर रहा है ना जी, इसलिए इनका सत्यमान समतुल्य वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए अगर मान लो यह फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, इन दोनों का सत्यमान F है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। समझ गए ना, असत्य सत्य को इंगित करे, असत्य सत्य को इंगित करे तो वो तो सत्य होगा, समझ गए ना। तो ये समतुल्य वाले कंडीशन के लिए भी आप याद रखोगे, ये सब चीजें आपको याद रखी होंगी, तभी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए एक निषेधन वाला कंडीशन था ना, तो मैं एक कथन P ले लेता हूं और यहां पे ना मैं कैरेट निषेधन P ले लेता हूं, नॉट P ले लेता हूं। ठीक है, नॉट P ले लेता हूं, तो आपको पता है इसमें हम लोग जानते हैं, तो निषेधन वाला यानी कि अगर यह सत्य होता है तो यह असत्य हो जाता है, मैं बताया था विपरीत होते हैं। तो यहाँ पे P, यहाँ पे नॉट P और यहाँ पे P कैरेट नॉट P ऐसे लिखेंगे। तो अगर मान लेते यह कथन सत्य होता है तो यह बिल्कुल असत्य होगा, और यहाँ पे ये जो संकेत है और वाला है,
तो इसके लिए ये ट्रू ये फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा, है ना जी। अब मैं बात करूं कैरेट के लिए और वाले कंडीशन के लिए, यानी कहने का मतलब कि संयोजन के लिए, तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि दोनों कथन सत्य होने पर ही ये सत्य होगा। एक भी असत्य होता है तो दूसरा उनका संयोजन जो होगा, मिश्र कथन जो होगा वह असत्य हो जाएगा। अगर मान लो ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स ही होगा। आप कहोगे कि सर क्या और कंडीशन हो सकते हैं, नहीं, यही दो ही हम लोग बनाएंगे, इससे एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग एक ही कथन लिए है ना जी, उसी का यहाँ पे निषेधन लेके हम लोग क्रिया कर रहे हैं। तो अगर हम लोग जानते हैं निषेधन के अंदर कि अगर कथन सत्य है तो उसका निषेधन असत्य होगा, अगर कथन असत्य है तो उसका निषेधन सत्य हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ये तो हमें पता है ना। अगर सत्य दिया हो तो असत्य हो जाएगा, असत्य दिया हो तो सत्य हो जाएगा। ये सब चीजें मैंने आपको शुरू में ही बताई हैं। तो यही सारे आपके टॉपिक हैं अगले एक्सरसाइज के लिए, यानी 27.5 के लिए। ये सारे कुछ क्लियर होंगे तभी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे अगले एक्सरसाइज के। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in। यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट पे जाइए और वहां से सभी सब्जेक्ट के नोट्स और पीडीएफ को डाउनलोड करें।